हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस डिस्कशन में जहां हम कवर करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। वो जो जगह है जहां पर उनके रहने से न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री को याद करने का मौका मिलता है। याद रखिए, पेपर पूरी की पूरी कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस्ड होता है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने जो इनिशिएटिव है इसको लेकर कंप्लीटली कंसिस्टेंट रहें। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज द की फॉर योर प्रिपरेशन। तो चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एटलस का इस्तेमाल, उन जगहों के बारे में जानना जो न्यूज़ में थी और उनका क्या रेलेवेंस है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी की इजिप्ट की विजिट। इजिप्ट एक एंशिएंट स्टेट है, बहुत सालों के साथ भारत का एक ऐतिहासिक संबंध रहा है। इजिप्शियन हिस्ट्री, हम पिरामिड्स की बात करें, गीज़ा की बात करें, तो वो हम उस समय से ही जानते हैं कि इजिप्ट के साथ भारत के स्ट्रॉन्ग संबंध रहे हैं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाओ तो आपको दिखता है इजिप्ट वो स्टेट था जिसके साथ मिलकर इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना की थी। तो हिस्टोरिकली बहुत रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट संबंध रहे इंडिया इजिप्ट के। हाल के समय में इनका ट्रेड ऑलमोस्ट $7 बिलियन तक पहुंच गया है, और जिसकी वजह ये थी कि भारत वहाँ से कुछ ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। तो 2016 में ये लोग पहली बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक आए थे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उस पार्टनरशिप को कहते हैं जहां पर सिक्योरिटी का एस्पेक्ट भी पार्टनरशिप का पार्ट बनता है। अब जब बात आ रही है इजिप्शियन स्टेट की, इजिप्ट कहाँ लोकेटेड है, इजिप्ट में हाल फिलहाल में क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो चलिए रिवाइज करते हैं। इजिप्ट के मैप को ज़रा देखते हैं कहाँ ये लोकेटेड है। यहाँ आपको रेड सी दिख रहा है। पहले बताओ, इजिप्ट किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया या अफ्रीका? तो अफ्रीका का पार्ट है इजिप्ट। और इजिप्ट में फेमस नाइल या नील नदी जिसे हम कहते हैं वो है, रेड सी के पास ये स्थित है। तो यहाँ कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कई लोकेशंस जो हम बार बार न्यूज़ में सुनते हैं। सबसे पहले याद रखिए ये कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन और रेड सी के बीच में है। यहाँ पर एक नहर है स्वेज कनाल, जो रेड सी स्वेज कनाल होते हुए मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करती है। और इसकी रेलेवेंस इसलिए भी, यहाँ आसपास इंपॉर्टेंट स्टेट है, कुछ ऐसे इलाके हैं जो लगातार न्यूज़ में रहते हैं। जैसे इजराइल के पास एक ज़मीन जो उन्होंने कब्ज़ा किया था इजिप्ट से वॉर के दौरान, बाद में वापस करी, उसका नाम क्या है? क्या आपको पता है इजिप्शियन ज़मीन का वो हिस्सा जो कुछ समय तक इजराइल के कब्ज़े में रहा था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला वो एक ज़मीन का हिस्सा है जो पहले इजराइल ने इजिप्ट से हड़प लिया था, और जब इजराइल और इजिप्ट के बीच में संबंध नॉर्मल हुए तब जाकर इजिप्ट को वो जगह वापस। तो एक लोकेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला जब कब हुआ था भाई? जब युद्ध हुआ इजिप्ट और इजराइल के बीच में, तब इजराइल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, बाद में इजराइल ने वापस दे दिया। इसी रीजन में क्योंकि इजराइल है तो यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप है, यहाँ पर वेस्ट बैंक है, ऊपर जॉर्डन है, तो ये इजराइल के आसपास के देश हो गए। अब क्योंकि सिनाई पेनिनसुला तो हम अक्सर न्यूज़ में कवर करते ही करते हैं, एक और जगह जो बहुत प्रचलित है वो है नाइल रिवर जो बहती है इजिप्ट में। इसके बारे में उनको पता ही होगा, नील नदी जो सभ्यताओं की जननी जिसे कहते हैं। इसके अलावा एक और लोकेशन जो इम्पोर्टेंट है वो है हलाइब ट्राइंगल। हलाइब ट्राइंगल अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो क्या है भाई ये हलाइब ट्राइंगल? ये असल में रेड सी के पास एक इलाका है, ये ट्राइंगुलर शेप का, इसे हलाइब ट्राइंगल कहते हैं। ये असल में एक डिस्प्यूट है बॉर्डर का इजिप्ट और सूडान के बीच में, बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। अक्सर हमसे एग्जाम्स में लोकेशंस, जगहों के नाम पूछे जाते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हलेब एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमें पता होना चाहिए। हलेब कहाँ पर है? इस ट्रायंगल को हलेब ट्रायंगल कहते हैं। उसके साथ में बीर तवाई ट्रायंगल है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है किसके किसके बीच में? इजिप्ट और सूडान के बीच में। ये असल में 1950 से चला आ रहा एक डिस्प्यूट है जिसे सूडान क्लेम करता है कि वो उनकी टेरिटरी है, इजिप्ट का मानना है कि इजिप्शियन टेरिटरी है। तो ये कहानी है किसकी? हलेब ट्रायंगल। हलेब ट्रायंगल किस रीजन में है? तो अफ्रीका के रीजन में। किसके बीच का विवाद है? इजिप्ट और सूडान के बीच में। हम अक्सर सोचते हैं कि ट्रायंगल की बात हो रही है तो शायद 3 देश इन्वॉल्व होंगे, तो नहीं, ये ज़मीन का टुकड़ा ट्रायंगल के शेप का है, हलाइब का, इसीलिए इसे हम हलाइब ट्रायंगल कहते हैं, जो कि सूडान और इजिप्ट के बीच का एक विवाद है। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि रेड सी के आसपास है, तो ये जो कंट्रोल करेगा उसके पास रेड सी का एक्सेस होगा, स्वेज कनाल के पास होगा, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होगा जिसे हम कहते हैं चोक पॉइंट। चोक पॉइंट क्या होते हैं? हम अगला सवाल। चोक पॉइंट मतलब वो इलाके जिनको अगर आप घेर लें अपनी नेवी के साथ तो आप वहाँ से आना जाना रोक सकते हो, उस जगह को चोक कर सकते हो। तो यहाँ है बाबल मंदेब, ये रहा वो इलाका बाबल मंदेब, जो एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में। अगर किसी ने यहाँ पर आकर अपने शिप्स लगा दी और ये इलाका रोक लिया तो फिर ना ही यहाँ से तेल ना ही यहाँ से ट्रेड मूव हो पाएगा। ठीक इसी तरह ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। इन्हें हम कहते हैं मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, जिनको बंद करने से आवाजाही रुक सकती है इस पूरे इलाके की, इस पूरे गल्फ की, और इसके रुकने से पूरी दुनिया का ट्रेड प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स और दुनिया भर की एक बार देख लें, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ से चाइना की मैक्सिमम चीज़ें ट्रेड इन होती हैं, चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। उसी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से 30% का जो ऑयल है दुनिया का मूव करता है, ये बाबल मंदेब जो आपके स्वेज कनाल से जहाँ चीज़ें मूव करती हैं। ऊपर यहाँ है टर्किश स्टेट, जिसमें हमें पता है दर्दनेलिस और बोस्फोरस का स्ट्रेट है, जहाँ से रशिया का मैक्सिमम माल जो उनकी ट्रेडेड गुड्स हैं वो सारे मेडिटेरेनियन सी में जाती हैं, जिनसे वो एशिया या यूरोप की तरफ ट्रेड कर पाते हैं। इधर है केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के नीचे, जहाँ आप अगर से रोक ले तो यहाँ से आप ट्रेड को प्रभावित कर सकते हैं। ऊपर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जिससे अगेन आप अफ्रीका और यूरोप के बीच के ट्रेड को, और एशिया किसी भी, जैसे इन सभी जगहों से अगर कोई शिप लेके एशिया जाना चाहता है तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से गुजरते हुए, स्वेज कनाल से गुजरते हुए, बाबल मंदेब से गुजरते हुए वो यहाँ या तो इंडिया आएगा या साउथ ईस्ट एशिया जाएगा या जापान जाएगा। तो अगर किसी ने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे कब्जा कर लिया तो एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट उनके कब्जे में आ जाएगा। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है बेरिंग स्ट्रेट, जो यहाँ ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ से अब धीरे धीरे आर्कटिक पिघल रहा है। आर्कटिक जैसे जैसे पिघलेगा इस रूट से शिप्स जाना और ज़्यादा स्टार्ट कर पाएंगे साल भर, और उससे ये रूट नया उभर के सामने आएगा। हमने पिछले हफ्ते आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की बात की थी। मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन? अगर आपने वो वीडियो देखा था तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। कौन से स्टेट हैं जो आर्कटिक स्टेट्स की तरह हैं, जिनको हम कंसिडर करते हैं, जिस तरह स्विट्जरलैंड। तो ये चीज़ें अगर आपको याद है तो इसका मतलब आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा, नहीं याद है तो जाके ज़रूर रिवाइज करें। फिर यहाँ है पनामा कैनाल, जैसे इधर स्वेज कनाल है, इधर पनामा कैनाल है, जो कि अमेरिका के दोनों कोस्ट सिटी को जोड़ती है, वरना अमेरिका के शहरों को बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता। अब ये सिंपली कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो ये भी एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, पनामा कनाल, स्वेज कनाल। तो ये सारे चोक पॉइंट हमने अभी जाने, क्या उनकी रेलेवेंस है, कहाँ वो स्थित है। अब इजिप्ट की बात हो रही है, इजिप्ट में स्वेज कनाल है, और स्वेज कनाल जोड़ती है रेड सी को मेडिटेरेनियन से। हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लेकिन क्या होगा कि अगर स्वेज कनाल में ट्रैफिक जाम हो जाए तो, और हाल ही में एक ट्रैफिक जैम हुआ है, अगर हम गौर करें तो कुछ 2 साल पहले एक एवर गिवन नाम का एक शिप आकर यहाँ फंस गया था। उसके फंसते ही पूरा का पूरा ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो गया था, जितना सप्लाई चेन था सब हिल चुकी थी दुनिया भर की। तो उससे एक बहुत बुरा प्रभाव दुनिया के ट्रेड पे पड़ा था। तो इससे हमें पता लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी चोक पॉइंट है। अगर एक नॉर्मल सा शिप जो सामान लेके जा रहा था, जिसका नाम था एवर गिवन, और उसके जाने की वजह से यहाँ पर वो फंस गया, वो इस इजिप्ट के पास, स्वेज कनाल के पास, वो स्वेज कनाल में फंस गया, तो जितने शिप्स थे उनका एक ट्रैफिक जाम लग गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड लगभग 25 से 30 दिन का डिफरेंस लेके चलने लगे, क्योंकि सब कुछ वहाँ से निकलना उसके बाद मुश्किल हो गया। वो शिप निकाला गया स्वेज कनाल से, तभी मूवमेंट ऑफ गुड्स शुरू हुई अक्रॉस द वर्ल्ड, वरना चाहे कार हो, चाहे कपड़े हो, चाहे मोबाइल फोन्स हो, हर चीज़ बुरी तरह से प्रभावित हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेड चलता है स्वेज कनाल के रास्ते से। अब देखिए स्वेज कनाल कहाँ है भाई, ये रहा, पोर्ट सेड इधर से आया, ये आप स्वेज कनाल होते हुए आप मेडिटेरेनियन से एशिया की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। एक और रूट देखते हैं, ये आपका वो रूट है जो जा रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं वो ये वाला रूट है, वाया स्वेज कनाल। एक नया रूट जो बनने की तैयारी एशिया के लिए की जा रही है, जो हमेशा एक कोल्ड वाटर पोर्ट है। हमने इसके बारे में भी पिछले क्लास में डिस्कस किया था, व्लादिवोस्तोक। तो चेन्नई याद करिए वो कौन सा इलाका है। अब जब आप इतना इजिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, स्वेज कनाल पढ़ा आपने, इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखी, तो बताइए रेड सी कहाँ पर है? रेड सी और डेड सी, यहाँ पर डेड सी इजराइल के पास है, रेड सी आपके स्वेज कनाल के बाद रेड सी आता है। ये रहा वो सिनाई पेनिनसुला जिसकी मैं बात कर रहा था, इजराइल का। वो इजराइल ने हिस्सा पहले कब्जा कर रखा था, फिर इजराइल ने वापस इजिप्ट को दे दिया सिनाई पेनिनसुला। ये रहा यहाँ डेड सी, ये है वेस्ट बैंक, ये है गाजा स्ट्रिप, ये है इजराइल, ये है इजिप्ट, इधर है जॉर्डन। तो इस तरह से ऊपर है मेडिटेरेनियन सी। इस तरह से आप लोकेशंस को अगर बार बार देखें तो आपको फिर चीज़ें याद रह जाएंगी। जब इजिप्ट की इतनी बात हो ही रही है तो एक और चीज़ बताइए, क्यों इजिप्ट न्यूज़ में था पिछले साल? कुछ इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई समिट वहाँ हुई थी या कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो एक शहर है इजिप्ट का शर्म अल शेख, जहाँ पर COP27 किया गया था 2027 में। शर्म अल शेख यानी इजिप्ट में हुआ था। अगला कहाँ होगा? COP28, इट इज़ हैपनिंग इन विच स्टेट? दुबई। और इस बीच में एक DST हुआ था, जिसमें हमने पिछले हफ्ते से रिवाइज किया था DST, जहाँ पर हम स्टॉक टेकिंग करेंगे, क्या क्या लोगों ने जो वादे किए देशों ने वो पूरे हुए भी या नहीं। वो कहाँ हुए थे? वो हुआ था बोन में, जो हमने पिछले हफ्ते बोन कवर किया था, बोन सिटी इन जर्मनी। सो
इसी तरह से अगर आप चीज़ें कंसिस्टेंटली देखो, रिवाइज करो, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। इसलिए मैं आपसे लगातार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा था तो आपको याद होना चाहिए। और नॉर्मली भी वो ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, सो एक्सपेक्टेड है कि आपको वो चीज़ें पता रहेंगी। सो बॉन कन्वेंशन, DST, दुबई, शर्म अल शेख क्यों न्यूज़ में है, ये जानना ज़रूरी है और उनके बारे में पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अगला टॉपिक है, इंडिया और बेल्जियम के बीच में एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी हुई है। क्या होती है भाई ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसके तहत अगर कोई इंडिया की कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, अगर वो दोषी करार है, तो बेल्जियम उसमें इंडिया का सपोर्ट करेगा, उनको पकड़ के इंडिया को सौंप देगा। तो किस लिए किया जा रहा है? तो इट विल हेल्प इंडिया इन गेटिंग ऑफेंडर्स लाइक नीरव मोदी बैक इनटू इंडियन जेल्स, बैक इनटू इंडियन कोर्ट्स। बात हो रही है बेल्जियम की, कहाँ स्थित है? जर्मनी फ्रांस के बीच में स्थित एक देश है। ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, जो काफ़ी न्यूज़ में रहती है। क्यों? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर EU का पार्लियामेंट है, EU का पार्लियामेंट है। एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी है बेल्जियम, ठीक है। तो बेल्जियम के साथ ही एग्रीमेंट साइन करने के बाद इंडिया सर्च वारंट जो इशू करेगा, तो वो वहाँ भी अलाउड रहेंगे। उसके तहत भी लोग अपनी लोगों को जो इंडिया से फरार हो जाते हैं उनको पकड़ के वापस इंडिया लाया जा सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा ऐसी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी इंडिया ने अमेरिका के साथ की थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्पेसिफिकली खालिस्तानी एलिमेंट्स हो गए या आपके टेररिस्ट हो गए, इनको लगातार इंडिया को सौंपने में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है ये। अगर इंडिया ऐसा कुछ कनाडा के साथ कर ले और कनाडा इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करे, तो सोचो कितना ईजी इंडिया के लिए हो सकता है कर्व डाउन करना। अगर पाकिस्तान ऐसा कर ले तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडिया के लिए। पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ किसके साथ हुआ है? बेल्जियम के साथ। कहाँ लोकेटेड है वो कंट्री? यूरोप में। क्या रेलेवेंस है उसकी लोकेशन की, ये आपको पता चल चुकी है। अगला टॉपिक है, आज से 1-2 दिन पहले जॉन गुडइनफ, जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था, उसको क्रिएट किया था, 2-3 लोगों ने मिलकर, उनमें से एक थे जॉन गुडइनफ, और इनकी मृत्यु हो गई 100 साल की उम्र में। किस चीज़ का आविष्कार किया था? लिथियम आयन बैटरीज का। तो LION बैटरीज, लायन बैटरीज जिन्हें हम जानते हैं, लिथियम आयन बैटरीज, ये आपके मोबाइल फ़ोन्स हो या आपके जो भी इंपॉर्टेंट पावर का स्ट्रक्चर है, उन सब को बचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बैटरीज। और जो हम इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल किसी का है, तो वो है लिथियम आयन बैटरीज का, क्योंकि वो स्टोर करती हैं बिजली को, जिसका इस्तेमाल हम बाद में कर पाएँ। इसीलिए काफ़ी प्रचलित है। और लिथियम का मैक्सिमम जो रिजर्व है वो दुनिया में वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और इससे रिलेटेड एक जगह थी द लैटिन अमेरिकाज लिथियम ट्राइंगल, जहाँ पे सर्वाधिक वाइट गोल्ड यानी लिथियम प्राप्त होता है। वो जगह कौन कौन सी हैं? वो जगह हैं अर्जेंटीना, चिले और बोलिविया। ये 3 देश कहलाते हैं लिथियम ट्राइंगल, क्योंकि सर्वाधिक जो वाइट गोल्ड है उसका रिजर्व यहाँ पर पाया जाता है अर्जेंटीना, चिले और बोलिविया के बीच में। मेरा एक और सवाल है आपसे, चलो भाई ये तो लिथियम की बात होगी, वाइट गोल्ड, लिथियम ट्राइंगल, ऐसा एक ट्राइंगल है गोल्डन ट्राइंगल, वो कहाँ पर है? कोई आइडिया है आपको? गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल इज इन विच कंट्री? इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? गोल्डन ट्राइंगल किससे जुड़ा हुआ है और कहाँ पर है? मैं हिंट देता हूँ, नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ है, और ये म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच स्थित है, साउथ ईस्ट एशिया में। जिसे हम कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल, जहाँ सर्वाधिक जो आपके नारकोटिक्स है उसका उत्पादन या उसका व्यापार होता है, उसमें गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्रेसेंट कहाँ है? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रीजन में गोल्डन क्रेसेंट है, तो वो नारकोटिक्स वाला है। यहाँ पर गोल्डन ट्राइंगल है। यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो किस चीज़ का? ये ट्राइंगल है लिथियम का ट्राइंगल। कहाँ कहाँ? अर्जेंटीना, चिले और बोलिविया के बीच में। अब बोलिविया एक लैंडलॉक कंट्री है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा क्या कुछ और आपको लैंडलॉक कंट्री दिख रही है? जब इतना कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसकी एक बार ज्योग्राफी देख लें, इतनी दूर आई हैं तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। पहली बात, यहाँ कई सारे एक जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं वो शुरू हो गए हैं। तो 2 चीज़ें आपको पहले कंफ्यूज करती होंगी, लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, लैटिन अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो वो एक कल्चरल टर्म है, और साउथ अमेरिका की जब हम बात करते हैं वो एक ज्योग्राफिकल टर्म है। साउथ अमेरिका जब हम बोलेंगे तो हम इस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिका वाले की। लेकिन जब हम लैटिन अमेरिका की बात करेंगे तो हम उन देशों की बात कर रहे हैं जिनकी जो लैंग्वेज है, चाहे वो स्पेनिश हो या पोर्टुगीज़ हो, वो बोली जाती है, और जिनका जो रूट है वो लैटिन से निकलता है। तो इसमें मैक्सिको से लेके सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से लेके साउथ अमेरिका पूरा का पूरा आता है। यानी सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका सिर्फ ये हुआ, ये वाला हिस्सा। पर अगर मैं लैटिन अमेरिका की बात करूं तो मैक्सिको से शुरू करूंगा और मैं ये चिले, अर्जेंटीना सब इन्वॉल्व करूंगा। तो लैटिन अमेरिका एक ब्रॉडर टर्म है जो कल्चर है उसके हिसाब से बात करता है, और साउथ अमेरिका एक
जोग्राफिकल टर्म है जिसके लिए ये साउथ अमेरिका हो गया, ऊपर नॉर्थ अमेरिका हो गया। जो हम कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं उनमें से एक कॉन्टिनेंट। लैटिन अमेरिका इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, इट्स अ कल्चरल टर्म इन्वॉल्विंग सेंट्रल अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन स्टेट्स जिनकी लैंग्वेज जो है वो अपना रूट लैटिन से ढूंढती है। तो जब हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका की, तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल आज के टर्म में रहे हैं, उनमें से 1990 इसमें बना आपका मर्कोसुर है। मर्कोसुर के बारे में मैंने पिछले बार भी पढ़ा था। कहाँ पर मर्कोसुर है भाई? ब्राज़ील अर्जेंटीना के बीच में एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है मर्कोसुर की, जिसमें ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना इसका पार्ट है। पहले इसमें वेनेजुला भी थी जिसको अब सस्पेंड कर दिया जा चुका है। ये तो इधर वाले देशों ने कर लिया। अब जो बाकी देश बचे ना इस साइड वाले, चिली, कोलंबिया और पेरू, मेक्सिको, इन्होंने आपस में मिलकर क्या किया? इन्होंने आपस में मिलकर पैसिफिक अलायंस कर लिया। तो इन्होंने पैसिफिक अलायंस किया और इधर वालों ने अपना मर्कोसुर स्थापित किया। तो ये पैसिफिक वाले हैं, कोलंबिया, पेरू, चिले और मेक्सिको, ये आपके मर्कोसुर वाले हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील और कौन से 2 स्टेट आपको दिख सकते हैं जो जिसका पार्ट बन सकते हैं बताइए? वेनेजुला था, पर वेनेजुला को बाद में सस्पेंड कर दिया गया 2016 में। तो ये सिचुएशन है यहाँ के ट्रेड ब्लॉक्स की। अब साउथ अमेरिका की जो ज्योग्राफी है ज़रा उसको भी देखें। साउथ अमेरिका में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती हैं जैसे अमेजॉन, ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ माउंटेन श्रृंखलाएँ भी हैं जैसे एंडीज माउंटेन्स, गुजाना हाईलैंड्स, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, पंपास घास के मैदान होते हैं, क्या होते हैं? पैटागोनिया, ये आपको पैटागोनिया का डेजर्ट जो आपको दिखने को मिलता है। तो ये इसकी स्पेसिफिक ज्योग्राफी की बात होगी। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूँ गल्फ ऑफ सैन लार्ज कहाँ पर है, तो यहाँ है गल्फ ऑफ सैन लार्ज इस रीजन में। मैं आपसे पूछूँ अगर मैं आपसे पूछूँ कि लेट्स से लेक टिटिकाका कहाँ पर है, तो ये रहा लैंड लेक टिटिकाका। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स में अटाकामा डेजर्ट ये रहा आपको इस साइड कोस्ट में, वन ऑफ द ड्राइस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। क्यों ड्राई रीजन है? ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ये शेड में आता है, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। शेडो रीजन कहते हैं इसको। तो पैटागोनिया और एटाकामा काफ़ी ज़्यादा सूखे इलाकों में से जाने जाते हैं। तो ये सब चीज़ें। फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर है? यहाँ आसपास फॉकलैंड आइलैंड, ये है फॉकलैंड आइलैंड जहाँ पर जंग हुई थी अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में टुवर्ड्स ओनरशिप ऑफ दिस आइलैंड। अभी तक ये आइलैंड यूके के पास है मेजरली। तो यहाँ जंग चली थी अर्जेंटीना और यूके के पास बीच में। नीचे ड्रेक पैसेज है, इसे हम कहते हैं ड्रेक पैसेज, ये रहा ड्रेक पैसेज यहाँ नीचे। सो ये चीज़ें, ड्रेक पैसेज कहाँ पर है, कौन सी जगह यहाँ पर लैंडलॉक्ड है, कहाँ पर लीथियम ट्रायंगल है, पैसिफिक अलायंस क्या है, मर्कोसुर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जब आप पढ़ रहे हो तब इसको रिवाइज करना आसान होता है। ठीक इसी तरह एक और रीजन जो न्यूज़ में था वो था ईस्ट अफ्रीका और ग्रेट लेक्स का रीजन। ईस्ट अफ्रीका के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर कई ग्रेट लेक्स हैं, जैसे लेक विक्टोरिया, लेक मालावी। यहाँ पर मुद्दा यह है कि लगभग 11 मिलियन लोग यहाँ पर इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, डिज़ास्टर्स बहुत आते हैं, स्टेट ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता चीज़ों को। इसीलिए चाहे आप कॉन्गो की बात करें, तंजानिया की बात करें, कीनिया की बात करें, इंस्टेबिलिटी की वजह से, इनके बीच की जो बुरी स्थिति है गवर्नेंस की और जो एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, इसकी वजह से यहाँ मैक्सिमम लोग खुद ही डिस्प्लेस होते हैं। तो जब आपको पूछा जाए व्हाट इज़ EHAGL रीजन, सो इट इज़ ईस्ट अफ्रीका एंड ग्रेट लेक रीजन, जिसमें आपके युगांडा, कॉन्गो, तंजानिया, रवांडा, कीनिया, मलावी, मोज़ाम्बिक और ज़ाम्बिया आते हैं। तो ये जगह याद रखिए। व्हाट इज़ द EHAGL ईस्ट अफ्रीका एंड ग्रेट लेक्स रीजन, कौन सी कंट्रीज का पार्ट है? आई होप आपको ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक है इंडियन ओशन डायपोल। कहा जा रहा है इस बार इंडियन ओशन डायपोल अगर पॉजिटिव रहा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। होता क्या है इंडियन ओशन डायपोल? देखो, इंडियन ओशन एक बड़ा से इलाके में स्थित है। तो यहाँ पर एक फेनोमेना होता है इंडियन ओशन डायपोल। इसकी 3 स्थितियाँ होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जब ये न्यूट्रल रहता है इसका मतलब जो स्थिति जैसी है वैसी यथावत रहेंगी। तो जनरली IOD का मतलब ये होता है कि जो आपका ईस्टर्न इलाका है इंडो पैसिफिक का, ये मान लो वेस्टर्न इलाका है, ये ईस्टर्न इलाका है, तो 3 फेज में ये चीज़ें होती हैं। अगर पॉजिटिव IOD आया, IOD इंडियन ओशन डायपोल अगर पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब यहाँ अच्छी बारिश होगी और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत वो एल नीनो को माइनस कर देगा, एल नीनो के खिलाफ काम करेगा। और IOD में जब पॉजिटिव IOD होगा तो अफ्रीका के रीजन में अच्छी खासी बारिश होगी, जो पॉजिटिव IOD होगा वहाँ पर इंडिया में अच्छी बारिश होगी। यानी ये इलाका ज़रा वार्म रहता है, क्योंकि ये वार्म रहेगा तो यहाँ पर मॉइस्चर भी आएगा, साथ में बादल बनेंगे और इस रीजन में अच्छी खासी बारिश होगी। लेकिन अगर IOD नेगेटिव रहा तो यहाँ इस रीजन में ऑस्ट्रेलिया के आसपास ज़्यादा बारिश होगी और यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। तो ये
ठीक उल्टा काम करता है आपके एल नीनो के हिसाब से। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर इस बार पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो वो एल नीनो को काउंटर कर देगा। क्या चीज़ें होती हैं भाई, सरफेस बहुत बड़ा है, ये सरफेस ज़्यादा वार्म रहता है, ये नॉर्मल ठंडा रहता है, तो यहाँ बारिश ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। लेकिन ये होता है तब जब पॉजिटिव डाइपोल हो। नेगेटिव डाइपोल हो तो यहाँ का इलाका गर्म हो जाएगा, कंपैरेटिवली ठंडा हो जाएगा, इसलिए बारिश यहाँ होने के बजाय इधर होगी और यहाँ पर सूखे की स्थिति बन जाएगी अफ्रीका और इंडिया के ऊपर। तो यह इंडियन ओशन डाइपोल की कहानी। अब इसके बाद आते हैं कि एक तुर्कमेनिस्तान जैसा देश, जहाँ पर एक शहर की बात की गई जो $5 बिलियन का शहर बनेगा। क्यों? क्योंकि अपने नेता को वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम $5 बिलियन का एक स्टेट बनाएंगे, एक सिटी बनाएंगे। तो पहला सवाल, तुर्कमेनिस्तान कहाँ स्थित है, क्या इसकी हिस्ट्री है? तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सी के साथ लगती है उसकी बाउंड्री या नहीं? यस, लगती है। इसके नेबरिंग स्टेट कौन से? ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। इंडिया लगातार सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है, कोशिश करता है और ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा यूरेनियम, फर्टिलाइज़र और तरह तरह की आपके रिसोर्सेज हैं, और इसलिए ये इंडिया का एक प्रायोरिटी एरिया है। तो आपसे मैं पूछूंगा कौन कौन सी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, क्या क्या नाम है उनके, क्या बता सकते हैं? ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो अगर मैं ईस्ट टू साउथ जाऊँ, वेस्ट टू ईस्ट जाऊँ, तो हमें दिखता है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। इंडिया से ठीक ऊपर है तजिकिस्तान, इसके ऊपर कजाकिस्तान, उसके ऊपर कज़ाकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सेंट्रल एशिया का मैप है जिसमें आपको पता लगता है कि कहाँ पर कौन सी प्लेसेस लोकेटेड है। तो यहाँ अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हालांकि ये जो डिस्प्यूट है ट्रायंगल का, हालांकि ट्रायंगल ये किन के बीच का डिस्प्यूट है? पॉजिटिव इंडियन डाइपोल जब होता है तो क्या होता है? ये सारी चीज़ें आप अगर मैप में लिखे रिवाइज करें तो आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये थी आज की कहानी, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ इनके आसपास है वो भी आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे हमने ब्रुसेल्स के बारे में जाना, जैसे हमने शर्म अल शेख के बारे में जाना, फिर हमने बात की बॉन के बारे में, फिर हमने देखा कि पिछले हफ्ते हमने बॉन डिस्कस किया है, तो अगले हफ्ते अब अगला COP कहाँ होगा, तो दुबई में होगा। इस तरह चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपके साथ रहेंगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।